हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका टॉप 50 कंप्यूटर जीके का पार्ट 9 करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम ऑलरेडी 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर, आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। दोस्तों, हमारी ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसके तहत हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं कंप्यूटर जीके के। साथ ही साथ आपको डेली एक्स्ट्रा बेसिस पर 5 शॉर्टकट की 5 फुल फॉर्म, डोमेन नेम सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वायरस, एंटीवायरस, ये सब हम कराते हैं आपको एक्स्ट्रा बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, आपने अगर एनवीएस की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी ही वीडियो से मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम द एग्जाम हेल्पर पर मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, ये 8वां नंबर का पार्ट है जो हमने कल अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिए। इसके अलावा जो हमारी एनवीएस की प्लेलिस्ट है, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सभी आपको इसी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह की या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सारे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए, कल जो है आपका पार्ट मैं अपलोड कर रहा था, 8 बजे ही मैंने अपलोड कर दिया था, बट वो किसी कारण से रुक गया था। फिर मैंने दोबारा अपलोड मुझे करना पड़ा था, इसीलिए मैं आपके 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों देखिए, ये हमारे देखिए पार्ट 9 है। इसके पहले देखिए मैं ऑलरेडी कितने सारे पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, टॉप 300 कंप्यूटर जीके का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, जो एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जो एनवीएस के लिए रामबाण होने वाला है, ये भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का चैनल है द एग्जाम हेल्पर। ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह मिलती है यहाँ पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और ये हमारा इंस्टा आईडी है, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ये देखिए, इसके अलावा भी देखिए एनवीएस के ढेर सारी वीडियो मैं एनवीएस के रिगार्डिंग बना चुका हूँ, चैनल पर मिल जाएंगे आपको एनवीएस प्लेलिस्ट में। ये एनवीएस वैकेंसी 2022 का टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम होगा, कल आपकी जो है एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, बिल्कुल पोस्ट वाइज कि किस किस पोस्ट पे किस किस दिन एग्जाम होने वाला है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखा है जाइए चैनल पर, मिल जाएगा कब कब आपके एग्जाम है, सब कुछ मैंने बताया है। और दोस्तों, आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, अब समय आ गया है दोस्तों कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये है आपका टेस्ट बुक के मॉक, जिसमें आपको देखिए 480 से ज़्यादा एग्जाम जो है कवर होते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 9,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू मिल जाते हैं। इसमें आपको मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम की वैलिडिटी वाला पास मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी परचेस करते हैं तो दोस्तों इसका जो देखिए अभी ऑफर चल रहा है 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाला। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आज ही के लिए ये ऑफर है, जाइए जल्दी से ले लीजिए। आपको सिंपली हमारा ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए, इसके अंतर्गत एनवीएस के कितने सारे एग्जाम जो है कवर किए जाते हैं इतनी पोस्ट के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, इंश्योरेंस और ये इतने सारे, मतलब सभी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में जितने होते हैं सभी आपको कवर कर दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको परचेस करना है तो देखिए यहाँ पर 399 दिख रहा है। जैसे ही आप हमारा कूपन कोड देखिए, ये वाला है जो आप अपलोड करेंगे जैसे ही, तो आपको डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये है B1NW47, तो देखिए 349 आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप कूपन कोड डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जाइए और अवेल कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है इस पर बढ़िया ऑफर चल रहा है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट ही अब आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। ये गोल्डन ऑफर है, ठीक है, जाइए परचेस कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेली बेसिस पर हम जो शॉर्टकट की करते हैं 5, वो कर लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको जो है 40 नंबर तक रिवाइज करा दिया था, अब हम 35 से 45 तक करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ये शॉर्टकट की है आपको वीडियो को पॉज करना है और इनका एक बार रिवीजन करना है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, लीजिए आप वीडियो रोकिए और इनको अच्छे से एक बार पढ़िए, फिर आगे बढ़िएगा। ये लीजिए, इसको भी आप रोकिए, आगे बढ़िए। 35 नंबर से मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो चलिए अब हम 35 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, कंट्रोल प्लस एंड का क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पर जाना है तो आप कंट्रोल प्लस एंड दबाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुँच जाते हैं। चलिए, विंडोज़ प्लस ई से क्या होता है, तो कंप्यूटर सेक्शन ओपन होता है विंडोज़ प्लस ई से। आपको इन सब शॉर्टकट की को अच्छे से समझना है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है आप इसको जो है अप्लाई करिएगा तो आपको और भी बेहतर तरीके से जो है समझ में आएगा। ठीक है, विंडोज़ प्लस आर से क्या होता है, तो आर माने रन, तो रन विंडो आपकी ओपन हो जाती है। चलिए, विंडोज़ प्लस डी से क्या होता है, तो दोस्तों आपकी कोई भी फाइल खुली हुई है तो वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो जाती है विंडोज़ प्लस डी से। चलिए, अगला है विंडोज़ प्लस एफ से क्या होता है, तो दोस्तों सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है आपका कंप्यूटर के अंदर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज़ प्लस एल से क्या होता है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो लॉक हो जाता है। अगला है अल्ट प्लस टैब से क्या होता है, तो दोस्तों आपकी जो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन है उसके बीच स्विच करना। मान के चलिए आपकी यहाँ पर
तीन एप्लीकेशन खुली हुई हैं। अगर आप Alt + टैब दबाते हैं तो आप इस पर स्विच कर जाएंगे, फिर इस पर स्विच कर जाएंगे, फिर इस पर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है Alt + टैब का यूज़। आप इनका प्रैक्टिकल करके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए अगला दोस्तों है हमारा कि Ctrl + ESC से क्या होता है, तो आपका जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाता है Ctrl + ESC से। Ctrl + Q से क्या होता है, तो दोस्तों MS वर्ड में जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है, यानी कि ये आपका स्क्रीन है, अगर कोई वर्ड बीच में लिखा है या तो आपका ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में। दोस्तों अगर आप Ctrl + L भी दबाते हैं तब भी आपका जो है जो आपका ये लिखा हुआ है वो लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर करवाया था, ठीक है। चलिए अगला है, तो आपको ये वाला याद रखना है Ctrl + Q वाला। अगला है Shift + F3 से क्या होता है, तो अगर आपको MS Excel में कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Shift + F3, जिससे आप MS Excel में फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है Ctrl + Shift प्लस से क्या होता है, यानी कि कंट्रोल + शिफ्ट प्लस, यानी कि ये वाली की और जो प्लस वाली की है, अगर आप ये तीनों दबाते हैं तो आपका क्या होता है, तो आपकी जो है सुपर स्क्रिप्ट आती है। क्या सुपर स्क्रिप्ट, जैसे आपको लिखना है 10 की पावर 6, तो ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। और जो अगर 10 की पावर ऐसे लिखना है नीचे की ओर, तो ये सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है फुल फॉर्म्स हम देख लेते हैं दोस्तों। हम देखेंगे 35 नंबर से। आपको इसको स्क्रीन को पॉज करना है और पूरी 1 बाय 1 आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीन पॉज करिए और रिवाइज कीजिए यहाँ से भी। चलिए हम 35 नंबर से कर लेते हैं। तो दोस्तों ENIAC का फुल फॉर्म में क्या होता है, तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये होता है आपका ENIAC का फुल फॉर्म। यहाँ पर कैलकुलेटर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत बार बता चुका हूँ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये एक वैज्ञानिक भाषा है जो कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। FTP क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और माउस क्या है, तो माउस एक प्रकार का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिवाइस है। चलिए अगला है HTML का प्रयोग क्या होता है, फुल फॉर्म में क्या होता है, काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसे WWW का बैकबोन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों PDP का फुल फॉर्म में क्या होता है, तो पर्सनल डाटा प्रोसेसर जो है PDP का फुल फॉर्म होता है। NTFS काफ़ी पूछा जाता है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आपका जो होता है NTFS का होता है। इसके बाद है DDL का क्या होता है, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपका DDL का फुल फॉर्म होता है। और DML का आपका होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वहीं DCL का आपका होता है डाटा कंट्रोल या कमांड लैंग्वेज। तो ये तीनों काफ़ी पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद करना। चलिए अगला हम दोस्तों, कल से हमने स्टार्ट किया था डोमेन नेम, ठीक है। जो भी किसी वेबसाइट के एंड में जो पॉइंट लगा होता है उससे हमें ये मालूम होता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाली है, उसे ही हम डोमेन नेम कहते हैं। कल से हमने स्टार्ट किया डोमेन नेम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये दोनों चीज़ हमने नई ऐड की हैं। इससे पहले हम वायरस और एंटीवायरस करा चुके हैं अच्छे से याद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए हम डोमेन नेम कर सकते हैं। तो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम, एक विशेष नाम है जो कि इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद नाम को ही डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसके बाद जो डॉट लगा हुआ ये वाला, इसके बाद क्या है कॉम, तो ये कॉम क्या है, कॉम ही एक प्रकार का क्या है, डोमेन नेम है, जिससे यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। डोमेन नेम में अधिकतम कितने 64 कैरेक्टर आ सकते हैं, यानी कि जो लिखा है ये अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। जो संख्या या अक्षर दोनों हो सकते हैं, यानी कि लेटर और नंबर दोनों से बना हो सकता है। कुछ डोमेन नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। .com यानी होता है कमर्शियल, तो कमर्शियल या व्यावसायिक संगठनों के लिए यूज़ होता है। .edu यानी एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। .mil यानी कि मिलिट्री यानी कि सैन्य संस्थानों के लिए यूज़ होता है। .gov यानी गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। .org यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। अगला है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर डोमेन नेम होते हैं मैं सभी लेकर आ चुका हूँ, आपको एग्जाम में इन्हीं में से एक कोई देखने को मिलने वाला है। .net क्या होता है, तो नेटवर्क संस्थाओं के लिए यूज़ होता है। .int यानी कि इंटरनेशनल संगठनों के लिए। .in यानी इंडिया के लिए। .uk के लिए। .us यानी कि अमेरिका के लिए। .acro यानी एविएशन के लिए। .name यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए। .jobs यानी नौकरी के लिए। .viz यानी कि बिजनेस के लिए। .asia यानी कि एशिया के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कर लेते हैं।
दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसा कि आपको मालूम हुआ, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, हमारे द्वारा जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या हमारे द्वारा कोई भी डाटा जो है कंप्यूटर को देना होता है तो वो हम इनपुट डिवाइस की मदद से देते हैं। और हमें कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर से जो भी डाटा चाहिए वो हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा मिलता है। तो यही लैंग्वेज है वो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनपुट जो हम कंप्यूटर को दें, आउटपुट जो कंप्यूटर हमें दे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हम आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। दोस्तों आपको एक और काम करना है, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आता है तो आप एक बार जो है गूगल जरूर करिएगा, जिससे आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगा और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी देखने को मिल जाएगी और उससे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार गूगल जरूर करें, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए हम इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है और जो जॉय स्टिक है ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इन तीनों को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है जो कि फोटो और इमेज को स्कैन करता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। वेब कैम एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों देखिए, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन ये से हम कह सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। किम्बॉल टैग रीडर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा आवाज़ हमारी इनपुट होती है। लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। चलिए अब हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस काफ़ी कम है दोस्तों, जैसे कि देखिए, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो प्रिंटर के बारे में तो इतनी सारी जानकारी दे चुका हूँ आपको, बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्लॉटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसकी सबकी मैंने आपको इमेज भी दिखा रखी है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो जाइए। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। वहीं हेडफोन भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा देखिए, कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं, यानी कि हम उससे इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी। मैंने सभी प्रकार के यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका नेटवर्क कार्ड है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है। जैसे मान के चलिए मेरी ये टच स्क्रीन है, तो यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ, बट आप जो देख रहे हैं इसके द्वारा वो क्या है, आप आउटपुट ले रहे हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा साउंड या ऑडियो कार्ड जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। मॉडेम इनपुट आउटपुट डिवाइस है। हेडसेट इनपुट आउटपुट है। फैक्स की जो मशीन होती है वो भी इनपुट आउटपुट है। वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा हो गया। CD एंड DVD ड्राइव्स हो गए। USB मेमोरी ड्राइव्स हो गई। ये सभी इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से कार्य करते हैं। चलिए मैं आपको इनका फोटो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस का फोटो दिख रहा होगा और आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जिसमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, ये आपके इनपुट डिवाइस का फोटो है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइस का फोटो है। यहाँ पर जो भी मैंने बताया था वो सब लिखे हैं, एक आध दो एक्स्ट्रा भी लिखे हैं, जैसे कि GPS आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बाकी तो सब मैं बता चुका हूँ। इसमें भी देखिए सभी चीज़ें बता चुका हूँ। एक है बायोमेट्रिक्स आपका न्यू है, जिसके तहत जो है आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपका अंगूठा स्कैन किया जाएगा, तो वो क्या है, एक बायोमेट्रिक स्कैनर है, वो अंदर आपका स्कैन करेगा, यानी कि इनपुट डिवाइस है। और ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं, जो कि मैंने सभी आपको बता दिए थे। दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ रह जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा। चलिए अब हम जो है अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों कल के दिन और देखेंगे आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है उसको और इनपुट आउटपुट डिवाइस को। हम परसों से इसमें नई चीज़ ऐड करेंगे, जो कि होगा आपका सर्च इंजन और आपके होंगे वेब ब्राउज़र। पूरे सर्च इंजन जितने भी टाइप के होते हैं सब करा दूंगा, और जितने भी आपके जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो भी आपको मैं करा दूंगा, और इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको आज शाम को जो है इसका 10वें नंबर का पार्ट भी देखने को मिल सकता है, अगर आपका जो मैटर है वो तैयार हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ईथरनेट और वाईफाई क्या है। तो ईथरनेट और जो वाईफाई है एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने वाली सबसे क्या है, आम तकनीक है। ठीक है, यानी कि लोकल में ही एक एरिया नेटवर्क आप बना सकते हैं और उससे आप नेट चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन ना होकर 10 से 20 क्वेश्चन तक आपको एक ही क्वेश्चन में मैं कराने वाला हूँ दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर वायरस
वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर और स्केयरवेयर आदि ये सब क्या हैं? तो ये सब एक प्रकार के क्या है, मालवेयर हैं। और मैंने आपको बताया था कि मालवेयर क्या होता है, तो एक गंदा सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि गंदा सॉफ्टवेयर क्या, यानी कि वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स, ये सब आपके मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये बुरे सॉफ्टवेयर हैं, इनसे कोई ना कुछ नुकसान हमें ये पहुंचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सभी के काम रख दिए हैं। वायरस के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि हमारे डाटा को हानि पहुंचाता है, और जितने भी टाइप के होते हैं मैं सभी बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे वर्म्स क्या होते हैं। तो वर्म्स क्या होता है, यह खुद की कॉपी बनाता है और कंप्यूटर की मेमोरी को भरकर उसकी गति को धीमा कर देता है। यानी मान के चलिए, अगर आपके कंप्यूटर में ये आ गया, एक आया, तो एक से ये दो होगा, दो से तीन होगा, तीन से ऐसे 1000 1500 होके, और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उसे भर देगा, और आपकी जो कंप्यूटर की गति है फिर धीमी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं से आपको देखिए, एक क्वेश्चन ये इसी में 3 क्वेश्चन होगा, और इसमें तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरा है हमारा ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो ट्रोजन हॉर्स यह खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह प्रस्तुत करता है और बैकग्राउंड में अन्य कार्य करता है। यानी कि ये हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा और बोलेगा कि हम एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है, हमें उपयोग करो, और जैसे ही हम इसको उपयोग करेंगे तो ये बैकग्राउंड में दूसरे कार्य करने लगता है, और यह खुद की कॉपी नहीं बनाता है। ध्यान रखना, वर्म्स खुद की कॉपी बनाते हैं पर ये खुद की कॉपी नहीं बनाता। ठीक है, चलिए रैनसमवेयर्स का क्या यूज़ होता है, तो ये फ्रॉती के लिए यूज़ किया जाने वाला वायरस है। यानी कि फ्रॉती यानी कि पैसे के लिए यूज़ किया जाने वाला वायरस है। ठीक है, इसके बाद है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर से ही नाम से ही स्पष्ट है, स्पाइंग करना यानी जासूसी करना। तो यह एक जासूसी करने वाला क्या है, सॉफ्टवेयर वायरस है। ठीक है, इसके बाद है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। जो भी आपका मान के चलिए कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है, और तो आपको जो वायरस प्रभावित करेगा वो है स्केयरवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वायरस से रिलेटेड है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे करा चुका था, फिर भी मैंने आपको बोला था अगर कोई एक्स्ट्रा बच जाता है तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। जैसे देखिए, डार्क एवेंजर क्या है, पैचकॉम और डेट क्राइम आदि, ये किसके उदाहरण हैं? कौन कौन से? डार्क एवेंजर, पैचकॉम और डेट क्राइम। तो ये आपके जो है वायरस के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो कराए थे उसमें इनको भी आप ऐड कर लेना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, MS वर्ड में जो आपका MS वर्ड होता है, इसमें न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है? यानी कि मिनिमम हम कितना जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो देखिए, न्यूनतम आपका होता है 10%, और जो अधिकतम होता है वो 500% तक आप जो है जूम कर सकते हैं। यानी कि जो मैटर आपका लिखा हुआ है ये सब, आप इसको बिल्कुल कितना 10% कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं, 500% तक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपको जो है पावर पॉइंट में आप कितना कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कितना जूम कर सकते हैं, तो मिनिमम 10% और अधिकतम 400%। वहीं एक्सेल की बात करें तो कितना जूम होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। दोस्तों ये तीनों आपको ढंग से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताइए MS पावर पॉइंट का अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, तो 400। एक्सेल का न्यूनतम 10, तो तीनों का 10 होता है, बट आपको इन दोनों में पावर पॉइंट और एक्सेल में 400, बट MS वर्ड में 500। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, IPv4 क्या है? तो दोस्तों IPv4 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। IPv4 क्या है, तो ये IP का पहला संस्करण है। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला संस्करण है, जिसे 1983 में ARPANET के लिए लाया गया था। ARPANET क्या था, तो विश्व का प्रथम नेटवर्क जो था वो ARPANET था। ठीक है, तो IP का पहला संस्करण है IPv4, जिसे 1983 में ARPANET के लिए लाया गया था, जिसमें कितने बिट होते हैं, 32 बिट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, कि आपसे पूछता है कि IPv4 जो होता है इसमें कितने बिट होते हैं, तो 32 बिट होते हैं। वहीं IPv6 आपसे पूछे इसमें कितने बिट होते हैं, तो 128 बिट होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा IPv4 जो एड्रेस का आकार है ये क्या होता है और ये कहाँ स्थित होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए IPv4 एड्रेस जो होता है ये 4 बाइट का होता है। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 32 बिट और यहाँ 4 बाइट। दोस्तों ये सब कैसे हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बाइट बनाते हैं, 1 बाइट। तो 8 बिट यानी कि 1 बाइट, तो 32 बिट यानी कि 4 बाइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से 8 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपसे घुमा फिरा कर वो पूछ सकता है। चलिए, और दोस्तों कहाँ स्थित होता है ये, नेटवर्क लेयर में। जो मैंने आपको OSI लेयर बताई थी कितनी होती हैं, 7। ठीक है, 7 होती हैं। मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी। चलिए मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ कि ये कहाँ स्थित होता है।
दोस्तों सबसे पहले आपको कंप्यूटर की जो मेमोरी की जो माप होती है वो बता देता हूँ। देखिए, एक निब्बल बराबर क्या होता है 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट, इसलिए आपका जो है वो कितना हो रहा था 32 बिट हो रहा था और 4 बाइट हो रहा था, क्योंकि एक बाइट में कितने 8 बिट होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे बोल दे कि एक बाइट जो है ये 2 निब्बल के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा एक KB बराबर जो है आपका 1024 बाइट होता है, एक MB बराबर 1024 किलोबाइट होता है, एक गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट यानी कि MB होता है, एक टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, एक पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट, एक एक्साबाइट बराबर क्या होता है, तो एक एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट, एक जेटाबाइट बराबर क्या होता है 1024 एक्साबाइट, 1000 योटाबाइट बराबर क्या होता है 1024 जेटाबाइट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो, एक सेकंड, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था। हाँ, ये देखिए जो आपकी OSI लेयर होती है उसमें देखिए नेटवर्क लेयर जो आपको ये दिख रही होगी, नेटवर्क लेयर कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा नेटवर्क एड्रेसिंग, तो यहीं पे आता है आपका IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो यहीं पे आपको दिखता है नेटवर्क एड्रेसिंग में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीरोक्स कंपनी ने बनाया था आपका पहला GUI, ठीक है। और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये माउस जो है क्या होता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, याहू के फाउंडर कौन है, तो डेविड फ्लो और जेरी यंग जो है याहू के फाउंडर हैं। और याहू क्या है, तो एक प्रकार का सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन। मैं आपको परसों से सर्च इंजन पूरे करा दूंगा जितने भी होते हैं और वेब ब्राउज़र, तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर करा कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह का कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। दोस्तों यहीं से आपको लगभग 70 से 80% हमारी ही वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग चुनिंदा क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो आपके लिए एक शॉर्टकट की होती है, जो होती है Shift+F3। अगर आप दबाते हैं तो आपको फंक्शन इंसर्ट करने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वार्टी के जन्मदाता या पितामह कौन होते हैं, तो क्वार्टी कहाँ होता है, तो ये कीबोर्ड पर होता है, सबसे ऊपर की लाइन में आपको दिख जाएगा क्वार्टी, इस तरीके से लिखा होता है। लास्ट ईयर इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको बताया भी था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके फाउंडर कौन है, तो वो हैं क्रिस्टोफर लोथम सोल्स, जो है आपके क्वार्टी के फाउंडर हो जाएंगे। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, बिटमैप क्या है, तो बिटमैप का फुल फॉर्म होता है बाइनरी इमेज, और ये क्या है, तो एक ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट है, यानी कि इसमें ग्राफिक्स वाली फाइल एक आती है, ठीक है। चलिए कोबोल और फोर्ट्रॉन किस पीढ़ी की भाषा है, तो मैंने आपको बताया था फोर्ट्रॉन कल पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये हमारी सेकंड पीढ़ी की भाषा है, सेकंड पीढ़ी यानी द्वितीय जनरेशन की भाषा है। वहीं आपकी कोबोल भी क्या है, कोबोल भी आपकी सेकंड पीढ़ी की भाषा हो जाएगी, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका वैज्ञानिक यूज़ होता है, इसका व्यवसाय में यूज़ होता है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन मैंने करा दिए। फ्लैश मेमोरी किसकी बनी होती है, तो ये EEPROM की बनी होती है आपकी फ्लैश मेमोरी, और ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, MS एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है। अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है तो वो इक्वल टू से शुरू होता है, इक्वल टू करके आप ऐड करते हैं, अगर आपको जोड़ना है तो इक्वल टू लिखते हैं फिर ऐड लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू से शुरू होता है आपका कोई भी फॉर्मूला। चलिए हेडर एंड फुटर किस टैब में होते हैं, तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे जी आपको ऊपर दिख रहा है ना ये वाला सीन, ये वाला, ये डंडे से ऊपर वाला, तो ये हेडर है, और जो आपको ये नीचे दिख रहा है ये वाला नीचे वाला, तो ये क्या है आपका फुटर है। अगर आपको ये लगाने हैं तो आपको किस टैब का यूज़ करना होगा, तो अगर आप चाहे MS ऑफिस हो, MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, MS एक्सेल हो, आपको ये जो हेडर और फुटर है ये किस टैब में देखने को मिलेंगे, इंसर्ट टैब में देखने को मिलेंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए MS एक्सेल में बाई डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, तो अगर आप MS ऑफिस से जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको 3 सीट उसमें दी जाती हैं कार्य करने के लिए। और दोस्तों आपको जो एक सीट का जो नाम होता है ना, जैसे सीट 1 है तो उसका आप अगर नाम देना चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का हो सकता है, यानी कि 31 जो है अक्षर आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नेटवर्क में
कंप्यूटरों की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। जो नेटवर्क में कंप्यूटरों की व्यवस्था होती है उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट साइज टूल बॉक्स में फ़ॉन्ट का साइज़ कितने से कितने तक होता है। यानी कि अगर आप मान के चलिए जो मैंने ये आपके लिए टाइप किया है ये डाटा, ये आपका 36 के फ़ॉन्ट में, कितने 36 के फ़ॉन्ट में, तो आपको ये बताना है कि आपका जो MS वर्ड है इसमें आप मिनिमम इसको फ़ॉन्ट को कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से जो उसमें दिया होता है, तो आप मिनिमम 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों हमारा MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो ये जो आप जैसे ये जो मैंने टाइप करा है ये आपका जो है आपका टाइम्स न्यू रोमन में है और ये वाला आपका हिंदी के फ़ॉन्ट में रेमिंटन गिल वाले में। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है, जो फ़ॉन्ट आता है, जो अगर जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो कौन सा फ़ॉन्ट आएगा, तो वो आता है कैलिबरी। कैलिबरी क्या है, एक इंग्लिश फ़ॉन्ट है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस के जो बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए द एग्ज़ाम हेल्पर के नाम से। चलिए, और दोस्तों टेक्स्ट बुक के टेस्ट जरूर ले लेना, क्योंकि अभी आपको अब वो ही सिलेक्शन दिलाने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा आप अभी कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर आपका पोजीशन है इस समय। ठीक है, आपको कितनी और तैयारी करनी है या कितना और पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने लेटर का हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप MS एक्सेल जब ओपन करते हैं तो आपको 3 सीट मिलती हैं, 1, 2 और 3, और अगर आपको सीट का नाम देना है तो वो आप 31 लेटर तक दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे कुछ लिखना है, मान के चलिए मैंने लिखा राम नाम, ऐसे कुछ भी करके लिखा मैंने, तो ये मैं 31 लेटर तक लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला है प्रिंटर के जन्मदाता या पितामह कौन थे। तो ये थे डॉक्टर गुटेनबर्ग, जो थे ये प्रिंटर के जन्मदाता या पितामह थे। ठीक है, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था प्रिंटर का। चलिए अगला है भारत में निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित जो आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों, उसका नाम था शक्ति। और दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो आपका CPU होता है यही आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। चलिए, और ये कहाँ पर लगता है, ये मदरबोर्ड पर लगता है। चलिए, प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, यानी कि CPU या प्रोसेसर या कंप्यूटर, कुछ भी कह लो, तीनों नाम आ सकते हैं, प्रोसेसर, CPU या कंप्यूटर। तो इसकी गति किस में मापी जाती है, तो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़, आपको दोनों ही ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में, मेगाहर्ट्ज़ को 10 की पावर 6 से डिनोट करते हैं और गीगाहर्ट्ज़ को 10 की पावर 9 से। इसमें जो 6 लगा हुआ है इसको ही हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इसके लिए मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+++। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धि आधारित सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आपका जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धि यानी कि AI आधारित सुपर कंप्यूटर जो है ये आपका IIT जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, तो परम 8000 जो था आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए विश्व का कौन सा था, क्रेवन। दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रिंटर कैसा डिवाइस है। तो हमारा जो प्रिंटर होता है एक प्रकार का पेरीफेरल डिवाइस होता है, और आपको दोस्तों पता होगा कि जो प्रिंटर है किस पोर्ट में जुड़ता है, तो ये पैरेलल पोर्ट में जुड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल व डिजिटल कैमरों में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी कौन सी होती है। जो आपका मोबाइल है या जो आपके डिजिटल कैमरा होते हैं उसमें जो एक मेमोरी यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी DD-RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। जैसे आपका कंप्यूटर चल रहा है और आपको उसे रीस्टार्ट करना है तो आप क्या कहलाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं वार्म बूट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है ये 29 नंबर वाला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कैनर के जन्मदाता या पितामह कौन है। तो आपके जो स्कैनर के जन्मदाता या फादर कह लें तो वो हैं रे कुर्जबिल। कौन हो जाएंगे, रे कुर्जबिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मॉनिटर का जो आउटपुट है वो ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित करता है। तो आपका जो मोनोफ्रेम मॉनिटर होता है वो ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए अगला है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनसे अगर आप हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को कॉपी करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों आपके जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए हम देख लेते हैं इसको डिटेल्ड वाइज। देखिए दोस्तों, ये हमारी मेमोरी है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है हम देखने वाले। देखिए 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं या मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसके अलावा जो द्वितीय मेमोरी होती है उसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं या बैकिंग स्टोर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दोस्तों देखिए, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपके क्या क्या आता है? स्थायी मेमोरी आती है, कैश मेमोरी आती है और अस्थायी मेमोरी आती है। अस्थायी और स्थायी मैंने बता रखा है। जो स्थायी मेमोरी होती है रोम यानी कि नॉन वोलेटाइल, और जो आपकी रैम होती है वो कैसी होती है? अस्थायी होती है यानी कि वोलेटाइल। और कैश मेमोरी भी आपकी क्या होती है? एक प्रकार की रैम की तरह ही वर्क करती है। यानी कि ये आती है सब आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है। कौन कौन सी? रैम, रोम और कैश, ठीक है। इसके अलावा पी रोम हो गई आपकी, ई प्रोम हो गई और ई पी रोम हो गई। ये सभी आपकी स्थायी मेमोरी होती हैं, ठीक है। और ये अस्थायी होती है और ये कैश, और इन सबको मिला के क्या बनती है? हमारी जो प्राइमरी मेमोरी बनती है वो बनती है, ठीक है। चलिए अब हम द्वितीयक मेमोरी देख लेते हैं या ऑक्सिलरी या बैकिंग स्टोर, या जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों। इसके अंतर्गत देखिए इतनी सारी चीज़ें आती हैं। हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, ये सब आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो आपकी सीडी रोम है ये किस तरह की मेमोरी है, तो आपको बताना होगा द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि फ्लैश क्या है। तो अभी मैंने बताया फ्लैश एक प्रकार की रैम मेमोरी है तो रैम मेमोरी, बट कैसी है? सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी है और एक प्रकार की रैम मेमोरी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सेल फोन जो होते थे पुराने प्रकार के, उनमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता था? जो आपके सेल फोन होते थे तो उसमें फ्लैश स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जो आपका इंटरनल यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक है। तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के हैं? प्राइमरी या प्राथमिक या मुख्य स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो अगर आपकी सीपीयू की गति धीमी हुई है तो उसके लिए सीपीयू और जो रैम है अगर वो भर गई है तो एक बीच में कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो वो होती है कैश मेमोरी, जिससे आपका जो है सीपीयू थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई है वो होती है बाइट। अगर आपको कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो वो बाइट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था जो रोम होती है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसे जब कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो उसी समय बनाती है और हम इसे डिलीट या इरेज नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? रीड ओनली आपका हो जाएगा। तो दोस्तों निर्माण के समय रिकॉर्ड की गई डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? रीड ओनली कहते हैं। चलिए अगला है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है जो इजीली सभी लोग यूज़ करते हैं? तो वो होती है मैग्नेटिक। चलिए अगला है, आप किस उपकरण में डेटा सेव करेंगे जिससे आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है? यानी कि आपका कंप्यूटर, मान के चलिए आपका जो डेटा था आपने ऐसी जगह सेव कर लिया कि अगर आप कंप्यूटर भी बंद कर दें तब भी आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। तो सबको मालूम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह है ना, मेमोरी कार्ड हो गए, आपका फ्लॉपी डिस्क वगैरह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर बंद भी हो जाए ना तो डाटा तो आपके पास सुरक्षित है, ठीक है। चलिए और अगर रैम में अगर वो डाटा रहेगा तो वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए किस स्टोरेज स्पेस का यूज़ किया जाता है? यानी कि अगर आपको देरी हो रही है या अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए किस स्टोरेज स्पेस का यूज़ किया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है अगर आपको देर हो रही है या आपका सिस्टम धीमा हो गया तो, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में किसकी गति अधिक होती है? कौन सी मेमोरी तेज होती है? तो आपकी जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि एस रैम होती है वो डी रैम की तुलना में तेज होती है। चलिए अगला है, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो ये एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। दोस्तों आपकी जो फ्लॉपी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी 3.5 इंच की 3.5 बोलो या 3.5, ठीक है, एक ही है। या फिर एक होती है आपकी 5.25 की जिसे हम 5 की पावर 1/4 भी बोलते हैं। तो आपकी 2 प्रकार की जो है फ्लॉपी ड्राइव, 2 प्रकार की जो फ्लॉपी डिस्क है वो मार्केट में आपको मिलती है, ठीक है। आपसे पूछता है कितने प्रकार की होती है तो 2 बता दिए, 3.5 और 5.25। चलिए अगला है, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? जो यूएसबी होता है तो ये भी आपका एक प्रकार का सेकंड स्टोरेज डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि एक्सेसरीज
जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि आपको जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये क्या है आपकी एक्सेसरीज है, प्रिंटर है एक्सेसरीज है। अगर आपको इसको कंप्यूटर में जोड़ना है तो आप कहाँ पर जोड़ेंगे, तो हम जोड़ते हैं इसको पोर्ट में। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया तो वो कहाँ जुड़ता है, तो आपका पैरेलल पोर्ट में जुड़ता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी एक्सेसरीज को जोड़ना है तो उसके लिए पोर्ट बनाए गए हैं आपके CPU के पीछे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो अभी मैंने बताया कि आपको कोई भी एक्सेसरी जोड़नी है एक्स्ट्रा तो उसके लिए पोर्ट यूज़ किए जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अगर आपको साउंड कार्ड जोड़ना है तो कौन सा पोर्ट आप किस पोर्ट में आप जोड़ेंगे। जैसे आप प्रिंटर को कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल पोर्ट में, तो उसी प्रकार आप साउंड कार्ड को कहाँ जोड़ेंगे, मिडी में। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में सीडी को चलाना है तो आपके लिए सीडी ड्राइव होना जरूरी है, ठीक है। अगर सीडी ड्राइव नहीं होगी तो आपकी सीडी नहीं चलेगी। चलिए दोस्तों हमारा आखिरी स्लाइड है जिसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। जो आपकी सूचनाएं होती हैं दोस्तों उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उसे दूसरे स्थान से वापस लाने का काम कौन करता है, तो ये करता है डाटा बस। डाटा बस आपको मालूम होगी मदरबोर्ड में होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से लाइनें वगैरह बनी होती हैं, ग्राफिक। अगर आपने सिम देखी होगी अपनी निकाल कर तो उसमें जो ग्राफिक्स बने होते हैं उसे ही हम डाटा बस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है लास्ट प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली की विस्तारण क्षमता के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रणाली की विस्तारण क्षमता यानी कि उसको और अधिक आपको उसमें चीज़ें जोड़नी है तो उसके लिए हम स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। स्लॉट्स का, किसका, स्लॉट्स। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके जो है कंप्यूटर के 9 पार्ट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों आपको इसका 10वां पार्ट जल्द ही मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं 10वें पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।